जय भारत। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ ममता और मैं हूँ सविता। 3 रंग का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। हमारे चलते रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। सविता, हम सभी के लिए ये बड़े ही गर्व की बात है कि हम भारत जैसे देश के नागरिक हैं। पर दुख इस बात का है कि पिछले दिनों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने हम सभी भारतवासियों को झकझोर कर रख दिया। इस घटना में कई निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी। हाँ, वाकई में ये घटना हम सभी के लिए दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोगों ने अपनी जान गंवा दी जिन्हें ये तक पता नहीं था कि हम पहलगाम की इन खूबसूरत वादियों में जहां इन नज़ारों का आनंद उठा रहे हैं, वहां कुछ आतंकियों ने कायरता के साथ हमारे देश पर हमला करने की पहले से ही योजना बना रखी थी और उनकी इसी योजना को ड्यूटी पर मुस्तैद हमारे जाबाज सिपाहियों ने नाकाम करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो इसी विषय पर आज का ये विशेष फोन इन कार्यक्रम केंद्रित है, जिसमें हम और आप बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो आज के हमारे पहले कॉलर कौन है? हेलो। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैं पूर्व सूबेदार राजेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ, ग्राम ससाबड़, डिस्ट्रिक्ट बैतूल, तहसील आमला। आप अपने बारे में कुछ और बताएं। मैं भारतीय सेना के अंदर सूबेदार के पद पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी वर्तमान में जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमला ये कायराना हमला है और ये पाकिस्तान जो है बीच बीच में कायराना हमला हमारे देश के ऊपर करते रहता है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके प्रतिक्रिया में हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया, ये एक बहुत ही सराहनीय काम था। इस ऑपरेशन सिंदूर से पूरे विश्व में एक भारत का जो लोहा है, भारत की ताकत का अंदाजा लग गया कि भारत एक कितना शक्तिशाली देश है। जी बिल्कुल। खास करके जैसे उनके जो हवाई हमले हुए या ड्रोन से हमले हुए, उनको इस तरह से नाकाम कर दिया कि उनका ड्रोन उधर से उड़ता था, हमारी बॉर्डर में आता था, उसको हवा में ही निष्क्रिय कर दिया जाता था। तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हमारे जो एयरबेस है या अम्युनिशन के डिपो है, इनको बर्बाद न कर सके, उनको हवा में पहले ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। और सर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी जो बेटियां, हमारी जो बहनें और हमारे देश की जो महिलाएं हैं, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी, जिन्होंने आज हमारे देश का नाम रोशन किया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए तो ये कहूंगा कि आज एक बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे देश के अंदर जो इस तरह से लोग जो सोचते हैं, तो सब ऐसे नहीं है। एक भारतीय महिला जो इतना पराक्रम जिसने किया है, वो बहुत ही सराहनीय है जी। और आज से जैसे मैं 80 के दशक में जब आर्मी में गया था, तो उस टाइम बेटियां नहीं हुआ करती। आज जैसे एयरफोर्स के पायलट और भी जैसे फुट इन्फेंट्री, इनमें जो बेटियां है तो बहुत ही एक कुशल नेतृत्व है जी। तो इससे लगता है कि जैसे 80 के दशक में और आज जो हमारा भारत है, बहुत बड़ा अंतर। यानी हम ये कह सकते हैं सर कि हर महिला, हर बेटी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमेशा रहेंगी। प्रेरणा का स्रोत है कि ये जो 2 बेटियां या देश का जो गौरव सोफिया कुरैशी ने किया, इससे लगता है कि जो हमारे यहाँ की जो नारी शक्ति है, वो एक बहुत मजबूती से उभर रही। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी,
और सविता, इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश ने जल, थल और वायु तीनों सेना के जवान अपने देश की रक्षा के लिए दिन रात जुटे रहे। इसमें हमारी बहनें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जितनी तारीफ की जाए कम है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित अधिकारी है, जिन्होंने अपने साहस और तकनीकी विशेषज्ञता से देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना की एक प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर पायलट है, जिन्होंने इस ऑपरेशन के तहत अपनी नेतृत्व क्षमता, साहस और वीरता का परिचय देते हुए देश की रक्षा में लगी रही। और आज हमारा देश आतंकवाद की इस जंग में अभी भी डटकर मुकाबला कर रहा है, क्योंकि बात है देश की सुरक्षा की। हेलो जय सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताएं हमें। मैं सूबेदार राम सिंह बैस बोल रहा हूँ, जिला सैनिक कल्याण संयोजक बालाघाट से। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे देश में जो हालात बन रहे हैं, उसके लिए आप किस तरह से तैयार है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। इस विषय में तो मैं उतना ज्यादा नहीं कह सकता, जैसे कि स्थिति वैसी है। हालांकि मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, किसी भी कोई भी बाहरी जो भी क्या बोलते हैं आक्रमणकारी संस्थाएं है, जो भी है उनसे लड़ने के लिए सक्षम है और पूर्ण तरह तैयार। आप जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इनकी क्या ड्यूटी होती है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। ये कल्याण संयोजक के जो कार्य होते हैं, वो जिले में निवासरत वीर नारियां, पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों की समस्याओं को सुलझाने के लिए होते हैं। जैसे पेंशन से संबंधित समस्याएं, कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना सभी को, मेधावी छात्र छात्राओं को और सैनिक कार्यालय की छात्रवृत्ति प्रदान करवाना, सैनिकों की पुत्रियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना, जो भी डिसेबल सैनिक होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं उनको कृत्रिम अंग और प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करना, शहीद सैनिकों को सम्मान के लिए अंतिम यात्रा में रीति एवं तिरंगे से उनका सम्मान करना, है ना, उनका दाह संस्कार करवाना, आश्रितों को सहयोग राशि प्रदान करवाना, ये सब हमारे कार्य होते हैं। सर, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश की रक्षा में जो सैनिक दिन रात सेवा दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं खुद भी स्वयं सैनिक हूँ, इस कारण मैं जानता हूँ कि एक जो सैनिक है वो उसके लिए राष्ट्र सेवा, देश हित सबसे बड़ी काम होता है। इससे बढ़कर देश में उनके लिए कोई दूसरी कार्य नहीं होता, चाहे वो सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई भी मौसम हो, वो कोई परवाह नहीं करते। 24 घंटे वो तैनात रहते हैं सेवा करने के लिए। उनके लिए समाज, परिवार, रिश्ते, नाते ये सब बाद में रहते हैं। देश सेवा, भारतीय नागरिकों की सेवा, भारत माता की सेवा, ये उनके लिए मेन कर्तव्य होते हैं। वर्तमान में देश की सरहद पर तैनात जो सैनिक हैं, उनके विषय में आप कुछ विचार है जो साझा करना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि देश के हर नागरिक आज उनके साथ खड़ा हुआ है। जिस तरह वो हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए सेवा करते हैं 24 घंटे, हमारा देश भी उनके पूरी परिवार और उनको पूरे नमन करता है। हम उनके हर कार्य की प्रशंसा करते हैं। आज की डेट में जहाँ पे भी जो भी सैनिक परिवार हैं, उनके घर परिवार के आगे मोहल्ले, पड़ोस, हर जगह से लोग जा रहे हैं, उनके हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो घटना घटी है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई है, उस विषय में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमने भी, हमारे जो भी अधिकारीगण हैं, बड़े अधिकारीगण हैं, उन्होंने अलग से नीति और रीति तैयार की है। उस हिसाब से हम एक छोटे से छोटे कस्बे से लेकर राज्य और देश के प्रति जितने भी सैनिक परिवार हैं या जो भी सुरक्षा बल हैं उनको, और जो भी हमारे एनसीसी के कैडेट्स वगैरह हैं, स्वयंसेवक संस्थान है, ये सब मिलकर के छोटे छोटे तौर पे हम एक अलग से कमेटी गठित करके आपदा जो भी आएगी या जो भी ऐसी स्थिति आएगी उससे निपटने के लिए तैयार खड़े हैं। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि आप देश की सुरक्षा में हमेशा हमारे सैनिकों के साथ है। श्री राम वैश्य जी, बालाघाट से आप बोल रहे थे, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आज हम सभी अपने अपने घरों में चैन और सुकून की नींद ले रहे हैं, तो इसमें हमारे उन जांबाज सैनिकों और वीर सपूतों का योगदान है, जिन्होंने बिना कुछ परवाह के भारतवासियों के बारे में सोचा। ऐसे वीर सैनिकों को हमारा कोटि कोटि नमन। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। हेलो। हेलो। नमस्ते। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में, हमारे जो श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, हमारी जो सखियां सुन रही हैं, अपना परिचय दें। जी सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर सुजाता सिंह, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और बैतूल में क्लिनिक है मेरा। जैसा कि आप जानती हैं कि इस समय हमारा देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उससे लेकर आप कुछ कहेंगी? जी, अभी सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे सामने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, तो सभी चिंतित थे, सभी परेशान थे, और युद्ध जो होता है वो किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता जी। हम आत्मसम्मान के लिए ना चाहते भी हमें कई बार लड़ना पड़ता है। महाभारत में भी यही हुआ था। हमें महाभारत, गीता, सबसे ये उपदेश मिलता है कि अपने अधिकारों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई करनी पड़े तो लड़ना पड़ता है। और ये जो आदरणीय जो मोदी जी, जिन्होंने बहुत ही उचित एवं प्रभावशाली निर्णय लिया कि सर्जिकल स्ट्राइक भी जरूरी थी, युद्ध विराम भी जरूरी था, और कोई भी ये अमानवीय घटना होती है युद्ध, और इसमें सीधे साधे लोगों का संहार होता है, इसलिए युद्ध विराम भी बहुत ही अच्छा कदम था हमारे देश की तरफ से। और सर्जिकल स्ट्राइक भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई थी। जो बेकसूर लोग मारे गए उनके लिए भी ये कदम उठाया गया, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय था। सुजाता जी, देश सेवा में लड़कों के साथ साथ अब लड़कियों की भूमिका भी अग्रणी हो रही है, तो इस बारे में आप क्या विचार रखती हैं? लड़कियों के लिए तो ये अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय था जब टीवी पर ये आया कि कर्नल और विंग कमांडर, जो दोनों हमारी व्योमिका सिंह जी, और उन्होंने बोला कि, तो सारी एक बड़ा गर्व था। सब लोग इतने खुश हो गए थे न्यूज देख के, और मेरी सिस्टर का कॉल आया कि देखो ये जो लीड कर रही हैं, और सभी के लिए बहुत गर्व का विषय था। सेना जैसी आर्मी में औरतों का सम्मिलित होना और उच्च पदों पर आसीन होना सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। बिल्कुल। और हमारी जो लड़कियां इस समय सेना में जाना चाहती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी, और सभी पेरेंट्स के लिए भी, कि आप अपनी लड़कियों को छूट दें, पूरी आजादी दें कि वो देश सेवा के लिए जाए। और अभी जो नई जो नीतियां आई हैं, जैसे आर्मी में पहले औरतों के लिए स्थान नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे फोर्स में सभी के लिए, अग्निवीर में जो लोगों को मौके मिल रहे हैं और लड़कियों को जो मौका मिलता है, तो पेरेंट्स को जरूर भेजना चाहिए। और ये सिर्फ मन का डर होता है कि औरतें कमजोर होती हैं। हमारे विवेकानंद जी ने कहा था कि औरतों को बस उनके हाल पे छोड़ दीजिए, फिर वो अपनी जगह खुद बना लेंगी। तो औरतों के लिए कोई भी चीज चैलेंज नहीं है, वो मल्टीटास्किंग होती हैं, और उनमें उतना ही धैर्य होता है, उतनी ही सूझबूझ होती है। तो ये दोनों ही जेंडर इक्वल है मेरे हिसाब से, तो और बहुत ही सराहनीय है। सबको करना चाहिए, जिसको भी रुचि हो उस फील्ड में जरूर जाना चाहिए। डॉक्टर सुजाता जी, आज आपने बहुत अच्छी विचार अपने व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करती हूँ मैं उन्हें सलाम, ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है।
हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, हमारे आज के विशेष फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे कुछ सवाल करें, उसके पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें हमारे श्रोताओं को। जी, मैं मैडम सेना से रिटायर्ड हवलदार ब्रजेंद्र कुमार सोनी, ग्राम ससावड़ से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल बैतूल में हूँ मैं, और सेना में मैंने 26 साल नौकरी करी है, और 1995 में मैं सेना में भर्ती हुआ था, और 2021 में मैं रिटायरमेंट होके आया हूँ। अभी फिलहाल मैडम मैं बैतूल में हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक रिटायर्ड आर्मी हवलदार हैं, तो मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने आर्मी ज्वाइन की तो उस समय देश के प्रति आपकी क्या सोच थी? जी मैडम, देश के प्रति तो ये था कि एक लगाव था मुझे कि मेरे को सेना में जाना है, देश के साथ में जुड़ना है और देश की रक्षा करना है। और मैं इससे प्रेरित भी था कि मेरे परिवार में मेरे बड़े जीजा जी सेना में थे उस टाइम में। जब मैंने उनको देखता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी सेना में जाऊं, देश सेवा करूं, और उनकी प्रेरणा से मैं सेना में भर्ती हुआ, और मैंने 26 साल नौकरी करी है सेना में। और अदर अलग अलग स्टेट में, जैसे जम्मू कश्मीर में मैं रुक रुक के पोस्टिंग होती थी। हम जो कोर में भर्ती हुए हैं तो हमारी हर 3 साल में अलग जगह पोस्टिंग हो जाती थी। जी जी। तो हम 3 साल जैसे जम्मू कश्मीर में रहे, 3 साल सिक्किम में रहे, 3 साल गुवाहाटी में रहे, 3 साल पंजाब में रहे, ऐसे कर कर के हमारे पोस्टिंग 3-3 साल के लिए होती थी। तो मैं देश के हर स्टेट में मैंने ज़्यादातर 3-3 साल और 2.5 साल करके सेवा दी है और नौकरी करी है मैंने। तो सर, जैसा कि अलग अलग स्टेट में आपकी पोस्टिंग हुई है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? जी मैडम, अनुभव तो यह है कि सेना के कैंप के अंदर ही है हमारी ट्रेनिंग, और हमारा सुरक्षा के प्रति हमें जो सेना के अंदर हो, बाहर सिविलियन से हमारा बहुत कम तालमेल रहता है। और हम अपने देश के प्रति जो हमारी जो रक्षा करने की जो सिखलाई होती है वो हमारे कैंपों के अंदर होती है। ज़्यादातर सिविलियनों से हमारा कोई उतना संपर्क हम कम ही रखते हैं, और हम सेना के लिए ही काम करते हैं। अपने देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वैसे आपने बताया आप रिटायर हो चुके हैं, पर फिर भी अगर आपको मौका मिलता है अपने देश के लिए कुछ करने का, तो आप किस तरह मदद करना चाहेंगे देश की? जी मैडम, मौका मिलेगा तो मौका तो आज भी, जैसे अभी लड़ाई चल रही है, और लड़ाई अभी फिलहाल तो बंद हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है, और मैं बैतूल में हूँ। बैतूल में हमारा संगठन है, पूर्व सैनिक संगठन है बैतूल में, और हम सब संगठन से जुड़े हुए हैं। और पूर्व सैनिक एक नाम है, पूर्व सैनिक की वो पूर्व है, बाकी सैनिक जो है वो रिटायर्ड जरूर हो गया है, पर वो देश के लिए जब तक मरने तक उसकी एक हौसला रहता है कि मैं सेना और देश के लिए अपना आज भी योगदान दे सकता हूँ। और आज भी बैतूल के पूरे पूर्व सैनिक बिल्कुल तैयार है कि अगर देश को और सेना को उनकी ज़रूरत है तो बिल्कुल जाने के लिए अभी तैयार है सभी सैनिक। क्यों, हमारे जो संगठन में सभी आपस में बात होते रहती है, और देश के हालात हम देख रहे हैं कि देश को अभी ज़रूरत जैसे भी पड़ेगी, और मैसेज कोई अगर आता है तो हम बिल्कुल सभी पूर्व सैनिक तैयार हैं बॉर्डर पे जाने। बिल्कुल सर, आपके जज्बे को सलाम है। तो सर, देश की रक्षा आपने इतने सालों तक की है, वाकई आप देश प्रेमी भी हैं। तो आप हमें ये बताएं कि देश की रक्षा करने का जो एहसास होता है वो कैसा होता है? ये एहसास तो जो सैनिक जो भर्ती हो जाता है सेना में, जो ट्रेनिंग कर लेता है, उसके लिए देश ही एक वो हो जाता है कि पहले देश फिर अपना घर। सेना में तो सिर्फ 3 महीने की छुट्टी मिलती है, और घर के लिए तो वो एक सैनिक जो है वो एक मेहमान बन जाता है कि कभी 20 दिन के लिए आया, कभी 1 महीने के लिए आया, और फिर अपने बॉर्डर पे अपने यूनिट में चला गया वापस। तो उसका पूरा जो जीवन है वो देश प्रेम के लिए ही है, वो घर के लिए सिर्फ मेहमान है। परिवार तो खैर सभी लोग देखते हैं, परिवार को तो देखना ही है, पर देख सैनिक जो भर्ती हो जाने के बाद में उसका पूरा योगदान, पूरा सहयोग पूरा सेना के लिए होता है और देश के लिए होता है। आपके अनुसार हमारे देश के जो आम नागरिक हैं, जो हमारी आम जनता है, वो इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं वो अपने देश के लिए? आम नागरिक के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आम नागरिक ने, जैसे देश में अभी जो स्थिति चल रही है, तो अपने आजू बाजू कोई गलत गतिविधियां दिखती है तो उसे तुरंत खबर जो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को दे, और कोई भी देश मतलब अपने सरकार है उसके साथ डट के खड़े रहे। क्योंकि आज वो मनमुटाव वाला काम नहीं होना चाहिए कि भाई आज देश को जो नागरिक की भी ज़रूरत है, तो हर नागरिक ने भी तैयार रहना चाहिए कि मुझे मेरे देश के लिए ज़रूरत है तो मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पूर्व सैनिक तो तैयार ही है,
और नाम मैंने पहले अभी भी बताया है आगे कि पूर्व एक नाम लगा है, बाकी जो पूर्व सैनिक है वो अभी भी सैनिक ही है। सर, जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं अभी, उन तक आपने इतनी सारी जानकारी पहुंचाई, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आप एक देश प्रेमी हैं, तो आज इस मौके पर आप कौन सा देशभक्ति गीत सुनना चाहेंगे? जी, देशभक्ति गीत तो सेना का है ही, जो जी। वंदे मातरम देश का जो गीत है। जी और सर। मैं अपने देशवासियों को और जो जो भी मुझे सुन रहा है और जो भी आम जनता है, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि हम सेना में जाएं और हमारे देश के लिए हम डट के खड़े रहें। और ये लड़ाइयाँ तो एक समय के लिए रहती है, बाकी देश के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। और आर्म फोर्सेस जो है वो पूरी देश के लिए ही है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि आम जो नौजवान है वो कोशिश करें अपने देश के साथ खड़े रहने के लिए और सेना में जाने के लिए। और लास्ट में ये है कि मेरे जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। हेलो। हाँ हेलो, जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। स्वागत है आपका हमारे विशेष फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूँ सविता। आप बताएं, आप कौन? मैं जितेंद्र कुमार अलचटवार, जी, कहाँ से हैं? मैं सदर बैतूल इटारसी रोड से बोल रहा हूँ मैडम। सर, हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो हलचल हो रही है उससे आप जी। वाकिफ हैं, तो जी। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है, ऑपरेशन सिंदूर जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नाम दिया गया है, ये बहुत ही सोच समझ कर दिया गया है। जो हमारे बेगुनाह भाई बहन थे जो अपनी छुट्टियां बिताने गए थे, वो उनको इस तरह बेगुनाह लोगों को मारा गया है और बर्बर तरीके से उनकी हत्या की गई है, जो कि बहुत ही दुखदायी है। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रकार की घिनौनी हरकतों को रोकने के लिए हम सबको मिलकर भी एकजुट होकर कदम बढ़ाना चाहिए। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उसका प्रति उत्तर दिया वो बहुत हद तक उचित है, ये ऐसा मेरा मानना है। इस विपरीत परिस्थिति में एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी क्या भूमिका बनती है? हमारी भूमिका तो मैडम एक इस जटिल समस्या में देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते यही भूमिका है कि अपने बच्चों को या जो हमारे पीछे जो बड़े हो रहे हैं बच्चे, उनको आत्मरक्षा के लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए सामने वाले के साथ लड़ना भी आना चाहिए, बशर्ते कि वो अपने तरीके से हो, बर्बरतापूर्ण ना हो। जितेंद्र जी, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो वीर सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, उन सैनिकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन सैनिकों के प्रति तो मैडम मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके परिवारों के लिए मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि उन्हें धैर्य प्रदान करे, साहस दे कि भाई उन किसी के घर का बेटा, किसी के घर का पति, किसी के घर का मुखिया, जो भी बोल सकें आप, जी, जी। जो देश के खातिर बलिदान हो गया, उन परिवारों को मैं चाहता हूँ, भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये गुहार लगाता हूँ कि उनके परिवारों को भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब इंसान हैं, जी। ईश्वर नहीं। तो जो भी आर्थिक मदद हो सकती है उनके परिवारों को दी जाए। बिल्कुल जितेंद्र जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। Doing well, Calcutta. माथे पे तिलक जय हिंद लगा, वो मेरी निशानी है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं कुछ अपने बारे में, आप क्या करते हैं? मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रसाद डोगरे, ICC ऑफिसर, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ जयंती एक्सर, महाविद्यालय बैतूल में पदस्थ हूँ। सर, जैसा कि अभी हाल फिलहाल जो घटना हमारे देश में घटित हुई है उससे तो हम सभी परिचित हैं, जिसके लिए मिशन सिंदूर तैयार किया गया है, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं?
मैं आपको बताते हुए गर्व और सम्मान की अनुभूति कर रहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा 6 और 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर व्यक्तियों के में स्थित आतंकवादी ठिकानों के विरुद्ध की गई एक सटीक हवाई साहसिक सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर थी। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में किया गया था, जिसमें 26 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकवादी ढांचे को जड़ से खत्म करना, विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहब्बत जैसे आतंकवादी संगठनों को जड़ से खत्म करना था। भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों का उपयोग करते हुए यदि इस ऑपरेशन के बाद युद्ध की परिस्थिति बनती है तो उसमें एनसीसी की भूमिका क्या हो सकती है, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी देंगे। नेशनल कैडेट कोर केवल एक प्रशिक्षण संस्था ही नहीं, बल्कि यह राष्ट्र सेवा की भावना को भी जागरूक करती है। युद्ध काल में एनसीसी कैडेट की भूमिका अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक रही है। एक स्टाफ सदस्य के रूप में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे कैडेट्स इस अवसर पर देश की सेवा में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। सैन्य सहायता और नागरिक सहयोग कैडेट ने राहत कार्यों में सैनिक और प्रशासन की सहायता की। उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा, रक्तदान, घायल नागरिक की सहायता तथा भोजन और जल आपूर्ति जैसे कार्यों में युद्ध के दौरान सहायता करते हैं। कैडेट ने प्रचार रैली और जागरूक अभियान के माध्यम से भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने और उनके सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। युद्ध काल में जब संसाधनों की कमी होती है तो कैडेट रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और तैनाती शिविरों में प्रशासन की सहायता करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में कैडेट गश्त कर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल के साथ मिलकर अपना कार्य करते हैं। एनसीसी कैडेट को किस तरह से तैयार करते हैं इसके लिए? राष्ट्रीय कैडेट को हमारे युवाओं को देशभक्ति, नेतृत्व और अनुशासन सैन्य प्रशिक्षण प्रदान ही नहीं करता, बल्कि एनसीसी के माध्यम से उन्हें सैन्य प्रशिक्षण जैसे ड्रिल, परेड और अनुशासन का अभ्यास कराता है। हथियार प्रशिक्षण, राइफल चलाना, निशानेबाजी आदि की ट्रेनिंग भी देता है। मेक रेडिंग, फील्ड क्रॉप, नक्शे को पढ़ना, युद्ध क्षेत्र में जीवित रहने की कला सिखाई जाती है। साइकिल स्किल जंगल, पहाड़ और दूसरी परिस्थितियों में कैसे किया जाए यह सिखाया जाता है। एडवेंचर ट्रेनिंग के माध्यम से रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, स्कीइंग आदि की आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की क्षमता कैडेटों में विकसित की जाती है। स्वच्छ अभियान, रक्तदान शिविर, पर्यावरण जागरूकता, आपदा प्रबंधन आदि में एनसीसी कैडेट को सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है। अभी तक आपके यहाँ से कितने बच्चे जा चुके हैं सेना में? लगभग 2000 एनसीसी कैडेट जो भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना और राज्य पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबी, सीआईएसएफ और एसएसबी, ईडी कांस्टेबल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आम नागरिकों की भावनाओं को लेकर आप श्रोताओं तक अपने विचार पहुंचाना चाहेंगे? वास्तव में जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा हमारे सैनिकों द्वारा किया गया है, तो सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में आम नागरिक के विचार के दृष्टिकोण से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा और गर्व की भावना बहुत से नागरिक भारतीय सेना की तत्परता और साहस पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि देश की सेना हर संकट पर उनके साथ खड़ी है। नागरिकों में यह विश्वास बढ़ाया है कि सरकार और सेना नागरिक की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आम नागरिक उन परिवारों और के प्रति भी संवेदनशील है जो कि इस घटनाक्रम के दौरान जिन्हें आर्थिक क्षति या मानवीय क्षति हुई है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आम नागरिक की दृष्टि से मीडिया ने भी हमें इस ऑपरेशन की बहुत बारीकी से जानकारी समय समय पर देते हैं। लेफ्टिनेंट डॉक्टर खुशहाल देवधरे सर, आपने इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा,
ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं तनु जी तनु बोल रही हूँ अहमदाबाद गुजरात से। जी, अपने बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए मैडम। हाँ जी, मैं अहमदाबाद निवासी हूँ और मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार काम करती हूँ। जी जी, तनु जी, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा देश इस समय जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं तो बहुत फख्र फील कर रही हूँ क्योंकि इन चुनौतियों में भी हमारे देश ने इतना साहस दिखा के इन परिस्थितियों को, जो विपरीत परिस्थितियां थी, उनको अपने अनुकूल कर लिया है। और विशेष तौर पे हमारे जो सैनिक हैं, जो तैनात है हमारे सुरक्षा क्षेत्र में, उस पे मुझे बहुत नाज है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही औंधा प्रदर्शन है, ये ना कि भारत में ही बल्कि उन्होंने विश्व रूप में अपना ताकत दिखा दिया है। जी, तनु जी, जैसे कि आप एक महिला हैं और वर्किंग वुमेन हैं और आज हमारे देश की बेटियों ने देश की बागडोर संभाली है। अगर हम बात करें विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं, तो इन बेटियों ने, बहनों ने जो साहस दिखाया है, उनके इसी साहस और पराक्रम को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, मैं तो ये बोलूंगी, पहले तो इतने बड़े बड़े पोजीशन पे एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को लीड करना अपने आप में ही किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। और इसमें भी सबसे ज्यादा फक्र तब अच्छा लगता है जब एक महिला आगे बढ़कर एक नेतृत्व करती है किसी इतने इम्पोर्टेंट, इतने स्ट्रैटेजिकली इतने इम्पोर्टेंट इवेंट का। तो मैं तो ये तो एक आने वाली जो भी लड़कियां हैं जो फौज में आना चाहती हैं, जो पहले लड़कियां इतना नहीं देखती थी कि भाई इसमें हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके लिए तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि एक औरत होकर भी हम अपने देश की सेवा में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और तनु जी, अंत में एक प्रश्न और हम आपसे करना चाहेंगे कि देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, मैं अपनी विशेषता पूर्वक मैं अपने बारे में बोलूंगी और क्योंकि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो यही सोचती हूँ कि हमको ना हिंदू पता चलता है, ना मुस्लिम पता चलता है, ना सिख पता चलता है, ना ईसाई। हमको कुछ पता है तो इंडिया है। तो ऐसे ही एकता वाला माहौल बनाकर रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये छोटी छोटी जो बातें हैं कास्ट की और रिलीजन की, इसको हम इतना बड़ा टॉपिक ना बनाए जिससे युद्ध होने लगे। तो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारा देश और हमारे लिए हमारी इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसे लेकर क्या कहेंगी? ऑपरेशन सिंदूर ये जंग तो थी ही, लेकिन एक इतना सही एग्जाम्पल था कि अगर कोई हमारे देश में आके हमको असुरक्षित फील करा रहा है तो उसकी जवाबी कार्रवाई होती है और बहुत अच्छे से होती है। और हम तो गीता प्रधान देश है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी बिल्कुल। और अन्याय तो हम सहन करने वालों में से है नहीं। धर्म को हम पालन करते हैं और ये भी इंश्योर करते हैं कि कोई हमारे धर्म को ठेस पहुंचाए तो उसको छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तनु जी, आज आपने बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए और अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारत के वीर सपूतों के लिए भारत का हर एक नागरिक उनका अपना परिवार है और हमारे देश के जवान अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम CRPF, BSF, CISF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो हमारे सैनिक हैं, जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इनमें से कुछ सैनिक जो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे, उन्हें भी वापस बुला लिया गया और ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया, जिसमें हमारे सभी सेना के जवानों ने
सच्चे देशभक्त होने का परिचय देते हुए देश की सुरक्षा की बागडोर संभालकर आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है, ये स्पष्ट कर दिया है। ये अभियान न केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया थी, बल्कि ये भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। आइए अब हम सब मिलकर उन वीर जवानों को सलाम करें जिन्होंने इस अभियान में भाग लेकर देश की रक्षा की। जय हिंद, जय भारत।